हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ेनिथ पर। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पीछे ही क्लास में हम लोग इस चैप्टर के बेसिक्स कवर कर चुके हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो अगर किसी ने अभी तक बेसिक्स क्लियर नहीं किया तो पहले वो पिछले चैप्टर ज़रूर से देख ले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमें पता है रेशियो क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा जो टर्म्स होती हैं उनके बीच के रिलेशंस को ही हम जो बताते हैं तो उसे रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ नए टर्म्स भी आते हैं जिनके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे ही क्या है, डुप्लीकेट रेशियो किसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसी रेशियो का अगर हम स्क्वायर कर दें और उसका रेशियो निकाल दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। जैसे हमारा रेशियो है ए रेशियो बी, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। पहले हम अपने कुछ जो टर्म्स है वो जान लेते हैं। पहला हो गया हमारा डुप्लीकेट रेशो। अगला हमारा टर्म होता है सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो, ये हमारा क्या होता है, जो हमारा ये रेशो है ए रेशो बी, अगर हम इसी का अंडर रूट कर दें और इसका रेशो निकाल दें तो ये हमारा क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशो किसे बोलते हैं। ट्रिप्लिकेट रेशो। ठीक है, जैसे ये डुप्लीकेट रेशो था उसी तरह ही बस सब ट्रिप्लिकेट रेशो भी है। इसका हम क्या करेंगे, नाम से पता चला ट्राई, मतलब कि पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ए का क्यूब रेशो बी का क्यूब। ठीक है, ये हमारा ट्रिप्लिकेट रेशो है। नेक्स्ट है हमारा सब ट्रिप्लिकेट रेशो। सब ट्रिप्लिकेट रेशो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वही इसमें क्यूब रूट कर देंगे, ए का क्यूब रूट रेशो बी का क्यूब रूट। ठीक है, ये हमारा हो गया सब ट्रिप्लिकेट रेशो। तो ये ध्यान में रखना है, इनके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल फ्री के नंबर है ये। बस आपको याद रखना है डुप्लीकेट रेशो किसे बोलते हैं, सब डुप्लीकेट किसे बोलते हैं, या ट्रिप्लिकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लिकेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी क्लियरिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 7:5। ठीक है, सिंपल मतलब दो रेशो मुझे दिया है 7:5, मुझे इसका क्या निकालना है, डुप्लीकेट रेशो। और ये क्वेश्चंस देख लो आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। ये शिफ्ट देख लो, 15 तारीख दूसरा महीना 2021, इस शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, इस डेट की। तो इसका डुप्लीकेट रेशो क्या आ जाएगा हमारा, बस इसका स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर रेशो 5 का स्क्वायर, सत्ते सत्ते 49, पंजे पंजे 25, तो 49/25 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 49/25। ठीक है, तो ये हमारा सब डुप्लीकेट रेशो कैसे निकाला था, इसी का बस स्क्वायर अंडर रूट कर दिया था। तो ये क्या दिया टर्म हमें 49/25। इसका सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 49 अंडर रूट में रेशो अंडर रूट में 25। ठीक है, जब 49 का निकालूंगा कितना आ जाएगा, 7/25 का कितना आ जाएगा, 5। समझ में आया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है पहले। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में। तो इस टर्म्स को याद रखना है, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द कंपाउंड रेशो। ठीक है, अब कंपाउंड रेशो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंपाउंड रेशो होता है, जैसे हमें दिया है ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी, या फिर कितना भी आगे चलता जाए, तो इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इन रेशो का तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड रेशो। जैसे ए रेशो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन में बी लिख सकता हूँ, इंटू बी रेशो सी आ गया मेरा, बी अपॉन में सी, इंटू सी रेशो डी मेरा क्या आ गया, सी अपॉन में डी। तो यही मेरा क्या है, कंपाउंड रेशो। अब मैं इसमें मैंने ये कल भी बताया था वैसे ये। ठीक है, कल मैंने नाम नहीं बताया था कि इसे क्या बोलते हैं, पर आज मैं नाम बता रहा हूँ, इसे बोलते हैं कंपाउंड रेशो। ठीक है, अब ये बी से बी कैंसिल आउट हो गया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा क्या, ए अपॉन में डी, मतलब ए रेशो डी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, कंपाउंड रेशो। तो क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि हमें ए रेशो दिया है कुछ 1:2, 3:10, 10:21। ठीक है, इसी का कंपाउंड रेशो बताना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3/10 इंटू 10/21। ठीक है, इसे जो भी कट रहा है उसे काट देंगे, 10 से 10 गया, 3 सत्ते 21। तो ये कितना है, 1/7 दूनी 14। यही हमारा क्या है, कंपाउंड रेशो। समझ में आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। द रेशो ऑफ लेडीज टू जेंट्स नंबर इन अ क्लब इज 3:2. Recently 300 ladies joined the club and the ratio becomes 5:2. The number of lady member now in the club is, ठीक है, मतलब कि रेशो दिया है हमें, किस किस का रेशो दिया है, लेडीज़, कुछ लेडीज़ हैं, कुछ जेंट्स हैं, ठीक है, इनका रेशो कितना है 3:2। अब हमसे कह रहा है रिसेंटली 300 लेडीज़ ज्वाइंट, मतलब लेडीज़ ज्वाइंट कर रही हैं, ठीक है, लेडीज़ ज्वाइंट कर रही है 300, और रेशो कितना बन जा रहा है अब 5:2, ठीक है। तो वही हमें बताना है कि अब जो है लेडीज़ कितनी है इस क्लब में। तो मैंने ये कल बताया था कि यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स का रेशो है, यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स का रेशो है, लेडीज़ और जेंट्स का ही है ना, हाँ, ठीक है। तो लेडीज़ जुड़ी हैं, जेंट्स तो पहले दो था, अभी भी हमारा दो है, मतलब जेंट्स तो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो लेडीज़ जुड़ी हैं, कितनी लेडीज़ जुड़ी हैं, 3 पहले थी, अब 5 हो गई, तो कितनी यूनिट जुड़ी हैं, 2 यूनिट। मैंने कल ही बताया था रेशो हमारा यूनिट्स में होता है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, ये यूनिट्स में होते हैं, ठीक है। तो 2 यूनिट लेडीज़ जुड़ी हैं, इस 2 यूनिट की वैल्यू मुझे कितना दिया है क्वेश्चन में, 300 है ना, इन्होंने कहा कि 300 लेडीज़ जुड़ी हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। मुझसे पूछा क्या है कि जो लेडीज़ हैं वो अब कितनी है, तो लेडीज़ अभी कितनी है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा मैं। जब 1 यूनिट अगर 150 है तो 5 यूनिट कितना आ जाएगा, 150 गुना 5, तो आ जाएगा 15 पचे 75, 750 लेडीज़, मतलब इस टाइम पे अभी करंट कितनी लेडीज़ आई हैं, हो चुकी हैं 750, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। इन अ स्कूल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वर इन रेशो 5:7, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया है कितना, 5:7, ठीक है। कह रहा है 8 मोर बॉयज़ वर एडमिटेड ड्यूरिंग द सेशन, कितने बॉयज़ ऐड हो रहे हैं, ठीक है, 8 मोर बॉयज़ ऐड हो रहे हैं, और जो न्यू रेशो बन रहा है गर्ल्स एंड बॉयज़ का 1:1, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो कितना बन रहा है 1:1। तो कह रहा है कि इन द बिगनिंग द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड दैट ऑफ गर्ल्स, मतलब स्टार्टिंग में जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना था, वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया कि यहाँ पर लेडीज़ ज्वाइंट हो रही है, ठीक है, तो गर्ल्स का रेशो, हाँ, जेंट्स का रेशो क्या था हमारा, बिल्कुल सेम था। तो यहाँ पर बॉयज़ ऐड हो रहे हैं, तो ये जो गर्ल्स है उनका रेशो तो मुझे सेम चाहिए था ना, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ ऐड हो रहे हैं, तो गर्ल्स अगर साथ है तो एक कैसे हो सकती है, गर्ल्स भी तो सेम, वो तो जुड़ी नहीं है ना, ये तो पहले जो थी वही अभी भी है, सिर्फ जुड़े कौन है, बॉयज़ जुड़े हैं। तो इसलिए हमें यहाँ और यहाँ गर्ल्स को सेम करना पड़ेगा। अब मुझे पता है यहाँ 7 है, यहाँ पर फिर मैं क्या कर दूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों रेशो को, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करूँगा ये कितना बन जाएगा 7, और इसे 7 से मल्टीप्लाई करूँगा ये कितना बन जाएगा 7, है ना। तो अब गर्ल्स मेरी बिल्कुल सेम है, जुड़े कौन है, सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ जुड़े हैं, ठीक है। तो कितने बॉयज़ जुड़े हैं, पहले 5 थे अब 7 हो गए हैं, कितने बॉयज़ ऐड हुए, 2 यूनिट बॉयज़ ऐड हुए, ठीक है। और यही कह रहा है कि 2 यूनिट जो ऐड हुए हैं इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, 8 मोर बॉयज़, है ना, इन्होंने कहा 8 मोर बॉयज़ जुड़े हैं। तो यूनिट्स में अगर देखें हम तो 2 यूनिट जुड़े हैं, और वही नंबर में एक्चुअल में कितने बॉयज़ जुड़े हैं, 8 बॉयज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हमसे पूछा क्या है कि बिगिनिंग में इनके बीच का डिफरेंस कितना था, तो 5 बॉयज़ थे 7 गर्ल्स थी, मतलब यूनिट्स में 5 यूनिट बॉयज़ थे 7 यूनिट गर्ल्स थी, तो डिफरेंस कितना इनके बीच का, 5 2 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 2, ये हमारा कितना आ गया 8, मतलब स्टार्टिंग में बॉयज़ और गर्ल्स के बीच डिफरेंस कितना था 8 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है अ बैग कंटेन्स ₹3000 द नोट्स ऑफ विच आर इन डिनोमिनेशन ऑफ 50, 100 एंड 10। इफ़ द नोट्स ऑफ 100, 50 एंड 10 आर इन रेशो 5, 8 और 10, ठीक है, देन नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इन द बैग विल बी, मतलब एक बैग है उसमें 3000 रुपये हैं टोटल हमारे पास, ठीक है, और उसमें किस किस डिनोमिनेशन के नोट है, कुछ 50 के नोट हैं, कुछ 100 के नोट हैं, कुछ 10 के नोट हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो नोट्स का रेशो है, मतलब कि जो 100 के, 50 के और 10 के जो नोट हैं किस रेशो में है, 5 हैं, 5, 8 और 10 की रेशो में है, ठीक है। तो कह रहा है कि 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो बैग में 50 के नोट हैं, 100 के नोट हैं और 10 के नोट हैं, ठीक है, ये रुपीज़ में नोट है हमारे पास, और इनका रेशो कितना दिया है, ये मान लेते हैं 50, 100 और 10 आ गया, किस रेशो में है, जो 100 के नोट है वो हमारे पास कितने हैं 5 है, 100 के नोट कितने हैं 5 है,
जो 50 के नोट है यहाँ देखो उल्टा है, थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा है, पहले 100 लिखा है, फिर 50 लिखा है, फिर 10 लिखा है, तो उस हिसाब से हमारा रेशो भी चलेगा। 100 का कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद 50 का कितना आ गया, 8 आ गया, और 10 जो 10 के नोट है उसका कितना क्या रेशो है, 10 है, ठीक है। तो ये इतने इतने नोट्स है हमारे पास उस बैग में, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ मेरे पास टोटल बैग में 8x नोट है, ये टोटल 5x नोट है, और 10 के टोटल कितने 10x नोट है, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 8x 50 रुपये के मेरे पास 8x नोट है, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे मेरे पास, 8 पंजे 40, 400x, मतलब टोटल मेरे पास 50 रुपये के 8x नोट है, तो टोटल कितनी वैल्यू होगी, 400x रुपये हो गए मेरे पास, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 20 20 रुपये के नोट हैं और मेरे पास 5 नोट है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 20 पंजे 100 रुपये, समझ में आया ना। 20 के नोट है, 5 टोटल मेरे पास नोट है, तो टोटल मेरे पास कितने रुपये हो जाएंगे, 100 रुपये। तो वही बस यहाँ निकाला है कि 50 50 रुपये के नोट हैं, टोटल नोट मेरे पास 8x हैं, तो टोटल मेरी वैल्यू कितनी होगी, टोटल मेरे पास अमाउंट कितना हो गया, 400x। इसी तरह इसका निकाल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 100 × 5 कितना आ जाएगा, 500x, और ये कितना आ जाएगा हमारा 10 में 100x, ठीक है। तो मुझे टोटल, अब ये टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो इन टोटल का अगर मैं सम कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 400 500 500 1000x, ठीक है। इसी 1000x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी दी है कि मेरे पास बैग में कितने नोट है, 3000 रुपये हैं, बोला है ना कि मेरे पास 3000 रुपये हैं, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये 1000 से ये गया 3 0, तो बचा क्या x की वैल्यू 3। मतलब कि अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि 50 रुपये के कितने नोट हैं बैग में, तो अगर x की वैल्यू 3 है, मेरे पास 50 के कितने नोट थे टोटल, 8x थे, तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 3 करेंगे, 8 तिहाई 24, समझ में आया। तो हमारा जो 50 रुपये के नोट है वो कितने हैं, 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। टू नंबर्स are such that the ratio between them is 4:7. If each number is increased by 4, the ratio becomes 3:5. Find the largest number. ठीक है, दो नंबर है, मान लेते हैं मेरे पास a और b दो नंबर हैं। पहले इनका रेशियो कितना है, 4:7। अब इन दोनों में मैंने 4 ऐड किया, तो मेरा रेशियो कितना बन गया, 3:5। समझ में आया इतना। अब क्या कह रहा है, दोनों में मैंने क्या ऐड किया, 4 ऐड किया है। अगर मैंने ये कल ही बताया था, अगर मैंने दोनों में सेम चीज़ ऐड करी है तो रेशियो में इंक्रीज़ भी सेम होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि ये 7 से 5 हो जा रहा है, और ये कितना कम हो जा रहा है, 7 से 5 2 कम हो जा रहा है। यहाँ 4 से 3 हो जा रहा है, कितना कम हो जा रहा है, 1 कम हो जा रहा है। सेम तो नहीं दिख रहा है मुझे। दूसरी चीज़ मुझे क्या नज़र आ रही है कि अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, यहाँ कितना 1 कम हो रहा है। और इनके बीच का अगर डिफरेंस देखूँ मैं, तो 4 से 7 कितना है, 3 का डिफरेंस है। इनके बीच अगर डिफरेंस देखूँ मैं, तो 3 से 5 कितने का डिफरेंस है, 2 का। ऐसा हो सकता है कि अगर उनका रेशियो पहले 4:7 का था, उनके बीच का डिफरेंस 3 है, तो सेम वैल्यू ऐड करने के बाद उनका रेशियो, उनका जो डिफरेंस है वो अलग कैसे हो सकता है। जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपका भाई आज आपसे 5 साल बड़ा है, ठीक है, आपका और आपके भाई के बीच का जो डिफरेंस है कितने का है, 5 साल का है, आपसे 5 साल बड़ा है, तो वो 50 साल बाद भी आपसे 5 साल बड़ा ही रहेगा ना। मैंने दोनों साइड कितना ऐड किया, 50 साल ऐड किया, दोनों साइड सेम टर्म ऐड करी, तब भी मेरा जो इनके एज का बीच का डिफरेंस है वो तो हमेशा 5 ही रहेगा ना। तो यहाँ चेंज कैसे हो सकता है, अगर मैं दोनों साइड सेम वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ, तो जो यहाँ डिफरेंस होना चाहिए था वही डिफरेंस यहाँ होना चाहिए था। तो ये मुझे रेशो अपना एक प्रॉपर वे में लाना पड़ेगा, ठीक है। इन्हें सही करना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो हम, इनका जो इसका जो डिफरेंस है उसे हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो डिफरेंस है उसे हम यहाँ इस रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये 4:7 है मेरा, इसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस 2 से, यहाँ के डिफरेंस से। और ये जो मेरा 3:5 है, इसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ के डिफरेंस से। यहाँ डिफरेंस कितना है, 3। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 8:14, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 3 तिहाई 9, और ये 5 तिहाई 15। समझ में आया। तो अब चेक करते हैं बिल्कुल सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। 8 और 14 कितने का डिफरेंस है, 6 का। 9 15 कितने का डिफरेंस है, 6 का। अगर यहाँ से ही मैं देखूँ तो कितने का डिफरेंस है, 14 से 15 हो गया, 1 का डिफरेंस है। और यहाँ देखूँ तो 8 से 9 गया, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। समझ में आया। अब मुझे यही कह रहा है कि दोनों नंबर में कितना इंक्रीज़ किया मैंने, 4 इंक्रीज़ किया है, बोल रहा है ना क्वेश्चन में। तो यहाँ यूनिट्स में कितना इंक्रीज़ हो रहा है दोनों नंबर में, 1 यूनिट का इंक्रीज़ हो रहा है। तो यही 1 यूनिट की जो मेरी वैल्यू है, यहाँ कर देते हैं ना, जो 1 यूनिट की मेरी वैल्यू है, कितनी दिया है क्वेश्चन में मुझे, 4, 4 का इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, मुझसे पूछा क्या है, लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो लार्जेस्ट नंबर मेरा क्या है,
8 है या 14 है? 14 है ना लार्जेस्ट नंबर। ये तो इंक्रीज़ करने के बाद आया है। मुझसे अभी का पूछ रहा है कि जो स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट है उसमें से लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो 14 बताएंगे हम। तो अगर 1 यूनिट अगर 14 है तो 14 यूनिट कितने आ जाएगा, सॉरी 1 यूनिट अगर 4 है तो 14 यूनिट कितना आ जाएगा, 14 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा 56। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन अ फर्म was 4:5. If the firm decide to increase the number of males by 80% and number of females by 60%, then what will be the ratio of male and female member in firm? ठीक है, मतलब कि पहले जो मेल है, पहले लिख लेते हैं ना, मेल है और फीमेल है, इनका रेशियो कितना है मेरे पास 4:5 का है। कह रहे हैं कि 80% मेल इंक्रीज हो रहा है और 60% फीमेल इंक्रीज हो रही है, और अब रेशियो कितना बन रहा है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस 4:5 को मैं 40:50 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में जो बेसिक्स हम कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि रेशो हमारा कभी भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब ये 40:5 ही मेरा तो 4:5 के बराबर ही है ना, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो रेशो मेरा अल्टीमेटली क्या है 4:5। तो मैं 40 और 50 लिख सकता हूँ। समझ में आया? अब मैंने ये किस लिए लिखा ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी है, क्योंकि मैं अगर 4 का 80% निकालता तो फिर पॉइंट्स में चले जाते। ठीक है, इसलिए मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से देखा कि मैं अगर इसे 40, 50 या फिर 400, 100, 500 कर देता हूँ तो मुझे ईजिली आंसर, मतलब आंसर निकालने में मुझे आसानी होगी। ठीक है, अब इसका मुझे इंक्रीज़ करना है 80%। ठीक है, कितना इंक्रीज़ करना है 80%। इसका मुझे इंक्रीज़ करना है 60%। तो इसका 40 का 80% कितना होता है 32 होता है, ये मैंने निकालना सिखाया परसेंटेज की क्लास में। तो 40 मेरे पहले मेल थे और कितने जुड़ गए और 32, तो टोटल मेल मेरे कितने हो गए 2 4 3 7। समझ में आया? फीमेल मेरी 50 थी, 60% और जुड़ गए, तो 50 मेरी फीमेल थी और इसका 60% कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये भी मैं निकाल सकता हूँ ना, परसेंटेज का चैप्टर करा चुका हूँ, तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊँगा कैसे निकाला है। तो ये मेरा कितना आ गया, अब टोटल फीमेल मेरी कितनी आ गई 80। ठीक है, तो बस यही रेशो मुझसे पूछा है कि अब जो है इनका रेशो कितना है। तो ये मुझे दिख रहा है 8 के टोल में जा रहा है, 8 9 72, 8 10 में 80, मतलब करंट इनका रेशो कितना है 9:10। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। A rope is divided into three different parts. The first part is 1/5 of the full length. ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है 3/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो हमें निकालना है कि थर्ड पार्ट की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो 1/5 दिया है मुझे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट कितना है 3/2 है, वो भी इस फर्स्ट वाले का। ठीक है, इसी फर्स्ट वाले का है 3/2। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लूँगा। ये जो 5 3 2 ये जब दिए हैं, इनका एलसीएम ले लूँगा ताकि इससे मेरा जो ये कैंसिल आउट हो जाए और एक होल नंबर आ जाए मेरे पास। ठीक है, ताकि मुझे निकालने में आसानी है। तो मैं इसका 5 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लिया मैंने, कितना आ गया 30। मतलब मेरी टोटल लेंथ कितनी है एक वायर की, ये मैंने मान लिया मेरा 30 है। ठीक है, अब इसी 30 का फर्स्ट पार्ट कितना मेरा 1/5 है, तो 30 का 1/5 जब मैंने किया तो ये मेरा कितना आया 5 6 के 30, 6 ये यूनिट लिख लेते हैं हम ताकि आपको आसानी हो समझने में, क्योंकि ये मेरा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये यूनिट्स में है। ठीक है, तो पहला पार्ट मेरा कितना है 6 यूनिट है। ठीक है, अब ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है मेरा। सेकंड जो पार्ट है मेरा रस्सी का, रोप का, वो कितना है इसी 6 यूनिट का 3/2, 3/2। क्वेश्चन में बोला है ना कि जो सेकंड पार्ट है वो 3/2 है फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट मेरा 6 यूनिट था, इसी का 3/2। ये कितना आ जाएगा 2 से गया 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, मतलब 9 यूनिट। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। कह रहा थर्ड पार्ट कितना है, तो थर्ड पार्ट मेरा कितना बचेगा, अगर मेरा टोटल 30 यूनिट है, रस्सी की जो लंबाई है 30 यूनिट है, उसमें से 6 यूनिट फर्स्ट पार्ट ले गया, 9 यूनिट सेकंड पार्ट ले गया, मतलब टोटल 15 यूनिट चले गए। तो थर्ड पार्ट मेरा कितना बचा 15 यूनिट। ठीक है, ये कितने पार्ट है तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 15 यूनिट है, आउट ऑफ कितने में से 30 में से है, तो 15/30, मतलब ये आ गया 1/2। समझ में आया? मतलब मेरे पास हाफ रस्सी बची है 1/2, जो कि थर्ड पार्ट की है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। If 330 pencils were distributed among Rajesh, Suresh and Chandan in the ratio 1/4, ratio 2/3, ratio 1/3 respectively, then how many pencils did Chandan get?
ठीक है। तो यही मैंने बताया था कि अगर जैसे ये क्या दिया है, राजेश, सुरेश एंड चंदन, इनका रेशो दिया है, कितना दिया है ये 1/4:2/3:1/3। अब मैं ये जो फ्रैक्शन में दिए हैं इन्हें मैंने होल नंबर में कन्वर्ट करना बताया था कि कैसे कर सकते हैं। इन्हें हम इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नीचे दिया है ना इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। समझ में आया क्यों इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इससे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज है वो मेरी होल नंबर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रेशो निकालना मुझे और ईजी पड़ जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 4×12, तो ये आ गया 3 रेशो, ये आ गया 3×4=12, 4×2=8 रेशो, ये कितना आ गया 3×4=12, तो ये आ गया 4। ठीक है ना, 4×12, 3×4=12, 4×2=8, 3×4=12। तो मेरा रेशो क्या हो गया, राजेश, सुरेश और चंदन क्या 3:8:4। ठीक है। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि टोटल कितनी पेंसिल है, 330 पेंसिल है। चंदन को कितना मिलेगा ये पूछ रहा है। तो टोटल चंदन को कितना मिल रहा है 4 आउट ऑफ टोटल कितने हैं, टोटल यूनिट्स कितने हैं 8 4 12 3 15, मतलब कि 4 में से 15 में से 4 पार्ट कौन लेके जा रहा है चंदन। तो टोटल कितना है मेरे पास 330 पेंसिल है। इसी 330 का 4/15 पार्ट कौन लेके जा रहा है चंदन लेके आ रहा है। समझ में आया ना कि 4 चंदन को मिल रहा है आउट ऑफ 15, और कितने टोटल पेंसिल है हमारे पास 330। तो इसी का 4/5 चंदन, 4/15 कौन लेके आ रहा है चंदन लेके आ रहा है। तो बस इसे सॉल्व कर देंगे, ये कितना आ जाएगा मेरा 15×2=30, 15×2=30, तो ये कितना आ जाएगा 22×4, तो ये कितना आ जाएगा 4×2=8, 4×2=8, मतलब 88। मतलब टोटल जो चंदन है उससे कितने पेंसिल मिलेंगे 88 पेंसिल्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने पिछली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है। तो अगर किसी को अगर ना भी समझ में आ रहा तो पिछली क्लास ज़रूर से देख ले ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पूरा बेसिक्स मैंने क्लियर कराया है, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर कराए हैं, और आज हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो हमारा रेशियो चैप्टर पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। इससे पहले सेम हमने परसेंटेज के केस में किया था, परसेंटेज का पहले बेसिक्स किया, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद हमने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे। तो आपका रेशो और परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।